पिछले 4 सालों में हम लगातार संघर्ष करते रहे, सड़कों पे धरने, प्रदर्शन, अनशन, सारा काम हमने किए। जब से ही गहलोत सरकार भी कहती रही कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, उन्होंने कोई मगरमच्छ नहीं पकड़े। जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बेचने का काम करा, वो अभी तक फरार है, उनको अभी सरकार नहीं पकड़ पाई। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अद्वैत, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आप राजस्थान से। तो साथियों, हमारे क्या है मनोज जी मीणा, जो युवाओं की आवाज बताए जाते हैं। और ऐसा ही भर्ती देख लो, झालावाड़ में बच्चों की मृत्यु को देख लो, या फिर युवाओं की आवाज देख लो, तो जिनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं मनोज जी मीणा। बताओ कैसे हो आप? हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो मनोज जी मीणा, हमारा पहला सवाल ये है, जो ऐसा ही भर्ती को लेके जो अभी थाम लगाई है कोर्ट ने, तो उसके ऊपर आपका क्या राय है? क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, इतनी अनशन किए, आपने 5 दिन तक जो जेल में भी आपने अनशन किया था, उसके ऊपर। देखो ऐसा है, ये लड़ाई हमारी बहुत लंबी रही और पिछले 4 सालों में हम लगातार संघर्ष करते रहे, सड़कों पे धरने, प्रदर्शन, अनशन, सारा काम हमने किए। और 4 महीने शहीद स्मारक पे लगातार हम हनुमान बेनीवाल जी के साथ भी बैठे और एक लंबी लड़ाई लड़ी, क्योंकि हमें पता था कि इस भर्ती में बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। 859 पदों पे भर्ती थी और जब भ्रष्टाचार सामने था सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कहीं ना कहीं भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। लेकिन हम सड़कों पर बैठे रहे और आखिरकार हमारी जीत हुई। लंबे संघर्ष की सरकार को झुकना पड़ा और ऐसा ही भर्ती रद्द हुई। माननीय न्यायालय ने सिंगल बेंच से निर्णय दिया कि भर्ती को रद्द किया जाता है। अभी हाल ही में जरूर उस पर अंतरिम रोक डीबी में लगी हुई है, लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है कि इसमें ये रोक हटके और भर्ती का निर्णय रद्द ही रहेगा, क्योंकि बड़े लेवल पे इसमें घोटाला था। अगर ये फर्जी थानेदार थानों में लग जाते तो कहीं ना कहीं अपने बहुत समस्या होती और लोकतंत्र में एक प्रकार से न्याय व्यवस्था खत्म हो जाती, क्योंकि सारे थानेदार चोर लुटेरे हैं और भ्रष्टाचार करते। तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत हुई है और लंबे समय से युवाओं को जहां भी जरूरत पड़ी हो वहां मनोज मीणा खड़ा रहा है। जहां भी हमें लगा है कि संघर्ष करना है, चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, चाहे जेईएन भर्ती का मामला हो, चाहे रीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे राजस्थान में तमाम बेरोजगार युवाओं से जुड़े मामले हो, हमेशा मजबूती से 5 साल से लगातार उनकी आवाज उठाने का काम किया है। सामाजिक रूप से भी जब भी हमें लगता है कि यार कहीं गलत हो रहा है, कोई थाने में किसी की एफआईआर नहीं लिख रहा, चाहे डूंगरी बांध का मामला हो, चाहे झालावाड़ में 7 मासूम बच्चों की हत्या हो गई एक स्कूल गिर जाने से, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इन सबके पीछे एक सरकार का बड़ा रोल रहा झालावाड़ में जो घटना हुई। लेकिन हमारा ये मानना है कि मजबूती से जहाँ भी मौका मिलता है गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित युवाओं की, चाहे किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हम मजबूती से आगे आते हैं और लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी आपको संघर्ष और ताकत और मजबूती से दिखाई देगा। तो मगरमच्छों की बात करते हैं, आपके मुंह से लगातार सुना गया है और आपके वीडियोस में भी आप बोलते हो कि भाई कुछ मगरमच्छ बीजेपी सरकार में भी है, कुछ मगरमच्छ कांग्रेस सरकार में भी है। तो आप बताओ भाई, कितने मगरमच्छ पकड़े गए हैं और कितने मगरमच्छ बाकी रह रहे हैं? आपके नजर से वो मगरमच्छ आखिर है कौन? देखो सुनो, ऐसा है, मगरमच्छों की कहानी बहुत लंबी है। जब से पेपर लीक हुआ है, जब से ही गहलोत सरकार भी कहती रही कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, उन्होंने कोई मगरमच्छ नहीं पकड़े। फिर बीजेपी सरकार सत्ता में आई, भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और भजन लाल जी ने बयान देना शुरू करे कि हम पेपर माफियाओं की कमर तोड़ देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि पाताल से ढूंढ लाएंगे पेपर माफियाओं को। मैं तो कह रहा हूँ, पाताल छोड़ो मोदी जी, आप जो समाज में रह रहे हैं वैसे घूम रहे हैं खुले में, उन्हीं को ढूंढ लो, उन्हीं को गिरफ्तार कर लो। मैं तो आपको नाम बता रहा हूँ, सुरेश ढाका, यूनिक बाम्बू जैसे बड़े पेपर माफिया जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बेचने का काम करा, वो भी तक फरार है, उनको अभी सरकार नहीं पकड़ पाई। और आपकी सरकार सत्ता में इसीलिए आई कि आप पेपर माफियाओं को पकड़ोगे। एक भी मगरमच्छ आपने पकड़ा नहीं है। मगरमच्छों की तो बहुत बड़ी बात है, भजन लाल जी के राज में तो मछलियां पकड़ी गई, छोटे छोटे पेपर माफिया पकड़े, वो जमानत हो गई, वही बाहर आ गए, तो मगरमच्छों कब पकड़ेंगे? कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भजन लाल जी ने प्रदेश के युवाओं से एक बड़ा झूठ बोला मगरमच्छों के नाम पे, पेपर लीक के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, और उन्होंने किया कुछ नहीं। उन्होंने युवाओं को बेवकूफ बनाया और आज जो भ्रष्टाचारी पेपर माफिया है खुले में घूम रहे हैं, किसी का कुछ हो नहीं पा रहा है। और अभी तो एक पेपर रद्द हुआ है एसआई का। मैं कह रहा हूँ 17 पेपर ऐसे हैं जिनकी जांच होना बाकी है, और जो भ्रष्टाचार के चलते अगर उनकी जांच होगी पता लगेगा कि कितने सारे लोग उसमें गलत तरीके से लग गए और कितने सारे मगरमच्छ बाहर घूम रहे हैं। लेकिन भजन लाल जी का ध्यान इस ओर है ही नहीं है। भजन लाल जी का ध्यान इस ओर है कि कैसे परिवार को बढ़ाए, कैसे वो अपने बेटों को सेट करे राजनीति में, काम धंधों में, अपने साड़े को कैसे सेट करे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भजन लाल जी का ध्यान राजस्थान के युवाओं की तरफ ना होकर अपने परिवार की तरफ ज्यादा है, और वो दिख भी रहा है। परिवार के लिए काफी अच्छा काम भजन लाल जी ने किया है 1.5-2 साल में। उनके जो रिश्तेदार है उन्होंने अच्छी जमीनें बना ली जयपुर में, और राजस्थान में जगह जगह
वो भूमाफिया बन गए, उनके परिवार वाले लोग, उनके जो रिश्तेदार है उनका नाम आ रहा है, कई बार तो FIR तक हो गई उनके ऊपर, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती क्योंकि भजन लाल जी मुख्यमंत्री है और उनके रिश्तेदार है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो युवाओं को उम्मीद थी कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, गरीब किसान के बेटे हैं, काम करेंगे, भर्ती आएंगी, भ्रष्टाचार बंद होगा, आम जनता के लिए राहत मिलेगी, लेकिन पूरा मामला उल्टा हो गया। आम जनता से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है, गरीबों से कोई मतलब नहीं है, परिवारवाद में घुस गए भजन लाल जी। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इससे राजस्थान को बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि एक लंबी परिपाटी राजस्थान में टूटी थी कि पहले तो वसुंधरा गहलोत का जो एक गठबंधन चल रहा था वो तो टूटा, तो भजन लाल जी का उदय हुआ, और भजन लाल जी का उदय हुआ तो भजन लाल जी पूरे ही इसमें घुस गए, भूमाफिया में और प्रॉपर्टी में वगैरह में भजन लाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं उधर, लेकिन वो युवाओं के हित में और राज्य के हित में, जनता के हित में नहीं है। मैं कहूंगा भजन लाल जी से कि आपको आगे चल के युवाओं के लिए काम करनी चाहिए और जिन भर्तियों में पेपर लीक हुआ है उनकी जांच कराओ और जो पेपर माफिया बाहर घूम रहे हैं उनको जेल भेजो और युवाओं के लिए काम करके दिखाओ, जनता के लिए काम करके दिखाओ। नहीं 3 साल बाद वैसे भी फिर आपको कोई दोबारा कोई पूछेगा नहीं, राजस्थान में आप मुख्यमंत्री रहोगे नहीं तो फिर आप परिवार के साथ ही रहना है, फिर आपको और क्या काम है आपके, बताओ मेरे को। तो कहने के भजन लाल जी को चीजें समझनी चाहिए। और अब आते हैं झालावाड़ के उन 7 मासूम बच्चों की मृत्यु पे। उनके लिए आपने कितना संघर्ष किया, आप कैंडल मार्च भी आपने की और आप पुलिस वालों से भी लड़े, इतनी सारी चीजें आपने की। तो उनके लिए धरने पे आज नरेश मीणा भी बैठे हैं, आपको पता है और जनता को पता है। तो नरेश मीणा भी 40 दिन की जेल काट के आए हैं और पिछले जो 8 महीने की उन्होंने जेल काटी थी उसके अंदर आपने ऐसा वो रखा था, आपकी बात रखी थी कि भाई मैंने और हमारे रणनीति ने उनको रिहाई दिलाने में मदद की है। हाँ सही बात है। देखो नरेश हमारा बड़ा भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब जब हमें लगता है कि सरकार नरेश भाई के साथ अन्याय कर रही है या उनके साथ में दुराचार कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें जब लगता है कि हम जब सब लोगों के लिए लड़ रहे हैं और युवाओं के लिए, आम जन के लिए, तो तब भी नरेश भाई जनता के मुद्दों पे आगे आते हैं मुखरता से। तो हम प्रयास करते हैं कि उनका सपोर्ट करें। मुद्दों की राजनीति मुझे शुरू से पसंद है और जब नरेश भाई कोई मुद्दा उठाते हैं और न्याय की बात करते हैं तो मनोज मीणा फिर पीछे नहीं रहता, उनकी मदद करने के लिए मैं भी सड़कों पर निकल पड़ता हूँ। चाहे वो समरावता वाला कांड हुआ और उनके चुनाव के समय, तब वो लंबे समय जेल में रहे, तब हमने विधानसभा घेराव की चुनौती सरकार को दी। 1 लाख लोगों का विधानसभा घेराव का हमने आह्वान किया और हमने 20 जुलाई की तारीख तय करी कि 20 जुलाई तक नरेश मीणा बाहर नहीं आए तो 1 लाख लोगों से विधानसभा घेर लेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ, हमने हमारी ताकत दिखाई और नरेश भाई को जमानत मिली, नरेश भाई बाहर आए। दोबारा झालावाड़ में 7 मासूम बच्चे मर जाते हैं, स्कूल की छत गिर जाती है। झालावाड़ जैसे इलाके में जहाँ वसुंधरा राजे 2 बार की CM रही, उसके बावजूद अगर वहाँ स्कूलें ठीक नहीं है तो ये सोचने का विषय है कि वहाँ विकास के नाम पे कुछ मिला नहीं है युवाओं को, वहाँ की जनता को। और इस प्रकार से स्कूल गिरने से 7 बच्चे वहाँ मर जाते हैं और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। दुर्भाग्य ये है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल जी वहाँ मौके पे नहीं पहुंचते हैं और कोई सरकार का व्यक्ति जाता नहीं है। मदन दिलावर जी को उस घटना इतनी बड़ी थी कि इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि ये भी बहुत अन्याय है। और वही बात नरेश भाई को लगी कि वो अपनी जन क्रांति यात्रा छोड़ के उन बच्चों के बीच में पहुंचे, बच्चों के परिवार के बीच में पहुंचे और वहां जब धरने बैठे थे उन्हें फिर जेल भेज दिया, फिर 40 दिन जेल रह के आए। और फिर तब भी हमने, तब वो दोबारा जेल गए, तब भी झालावाड़ के मासूम बच्चों के न्याय के लिए भी हमने तरह तरह के प्रयास किए, उन्हें न्याय दिलाने को लेकर, उन्हें मुआवजा दिलाने को लेकर तरह तरह की सभाएं करी, जगह जगह हमने रोड शो करे, रैलियां निकाली, कैंडल मार्च करे और हमने तमाम युवाओं को लेके और जनता को लेके प्रयास किए कि भजन लाल सरकार उन परिवारों को मुआवजा दे। और इसी को लेकर अभी लगातार नरेश भाई फिर जेल से बाहर आने के बाद आवाज उठा रहे और आज उसी संदर्भ में शहीद स्मारक वो बैठे हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सब व्यक्तियों को इस मामले में सहयोग करना चाहिए और आगे बढ़कर नरेश भाई की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एक जनहित का मुद्दा है और मासूम बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और ये लड़ाई है जो न्याय की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो गरीब परिवार के बच्चे थे और मुआवजे के नाम पे उन्हें, मैंने सुनने में आया कि 5 बकरियां दे दी गई है एक परिवार को और पैसे के नाम पे 10-10 लाख रुपए मिले हैं। भजन लाल सरकार जैसे उनको भीख दे रही हो। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सरकार को समझना होगा कि आदिवासी और दलित परिवार के जो बच्चे हैं उनकी जान की कीमत भी उतनी है जितनी आप और लोगों की आंकते हो। तो प्लेन हादसे में लोग खत्म हुए थे उस समय, हादसे सारे बेकार है, लेकिन 1 करोड़ रुपए की बात हुई। उदयपुर में घटना हुई कन्हैया लाल जी के साथ में, तो 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी मिली। तो इन बच्चों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए, बताओ मेरे को। तो ये मांग कर रहे हैं, ये मांग हमारी भी है, ये मांग नरेश भाई की भी है, तो ये हमारी संयुक्त मांग है और इसको लेकर वो शहीद स्मारक पर बैठे, बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूंगा सरकार जल्द से जल्द इस मांग को सुने
और सुन के जल्द से जल्द सरकार इन मांगों को माने और कार्रवाई करे। और जैसे ही हमारा इंटरव्यू खत्म होगा तो मैं भी अपना तरफ से प्रयास करूंगा कि उन बच्चों के न्याय के लिए जो मैं सहयोग दे सकूं, शहीद स्मारक पर पहुंचकर और वहां धरने में बैठकर वो काम करने का प्रयास करूंगा। और जैसे कि नरेश जी मीणा है, जैसे जेल के बाहर आते हैं तो उनका एक ट्वीट आता है, उनकी एक वीडियो आती है जिसके अंदर वो बोलते हैं कि बस मनोज मीणा ना तो कोई मेरी टीम के मेंबर है, ना उन्होंने मेरा कोई साथ दिया है। तो उसके ऊपर आपको कैसा क्या लगा? देखो ऐसा है, नरेश मेरा बड़ा भाई है और वो वाकया ये था कि जब वो जेल से छूट के आए थे उनसे किसी ने पूछा था कि मनोज मीणा ने आपकी मदद करी है, अरे आपकी टीम के मजबूत स्तंभ है। तो उन्होंने कहा कि मनोज मीणा मेरी टीम में नहीं है। हाँ, ये सही बात है, उनकी टीम में मैं नहीं हूँ और मदद करने के लिए कोई टीम की जरूरत नहीं होती है, मदद करने के लिए मन की जरूरत होती है। और मेरे को लगा कि नरेश भाई के साथ में गलत हो रहा है, सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है और एक मजबूत युवा है जिसको जेल से बाहर आना चाहिए। और उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, विधानसभा घेराव से लेके तमाम यात्राएं, तमाम रैलियां, तमाम मीटिंगें हमने करी और वो हमने हमारी ताकत से करी और सरकार को झुकाने का काम किया। और उसके लिए मेरा ये मानना है कि संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है भाई, टीम की जरूरत नहीं होती। और टीम में होना नहीं होना मनोज मीणा के लिए कोई मैटर करता नहीं है। वैसे हम दोनों भाई है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संघर्ष करने के लिए मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई टीम बनाओ या उसके लिए आप कुछ और कोई दूसरे काम करो। जब आपका मन है संघर्ष करने का तो संघर्ष करिए। और हमने उस समय समरावता वाले कांड के लिए संघर्ष करा और संघर्ष के परिणाम है कि उनको जमानत मिली, वो बाहर आए और अभी भी झालावाड़ वाले मामले में फिर वो गिरफ्तार हुए। उसके बाद भी हमने खूब संघर्ष करा उनके लिए, बांदी कुई, तमाम टोडा भीम, तमाम जयपुर में, डूंगरी बांध में, कई जगह में गया, 5-7 जगह उनके लिए आवाज उठाई, झालावाड़ के मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाई कि सरकार गलत कर रही है, दोबारा उन्हें जेल में डाल के। तो मैं तो बाद में भी उनके लिए आवाज उठा रहा था, झालावाड़ के मासूम बच्चों के लिए भी आवाज उठा रहा था। तो मैंने इस बात पे कभी नहीं सोचा कि उसकी टीम में नहीं हूँ नरेश भाई की मैं, तो मैं आवाज नहीं उठाऊं, क्योंकि ये छोटी मानसिकता हो सकती है मनोज मीणा की। अगर मनोज मीणा ये कहे कि मैं नरेश मीणा की टीम में शामिल होने के लिए ये कर रहा हूँ या उसकी टीम में रहूंगा तो ही मैं ये करूंगा, ये जरूरी नहीं है। आदमी को मन उसका बड़ा होना चाहिए और संघर्ष की लड़ाई है वो ऐसे ही लड़नी पड़ती है। उसके लिए इन चीजों की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत आज है और आने वाले भविष्य में भी होगी। और हम तो सुनो मेरी बात, बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं और सबके लिए लड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। हम बड़ी टीम के साथ लड़ रहे हैं, राजस्थान के पूरे 40 लाख बेरोजगार युवा हमसे जुड़े हुए हैं, आम जनता हमसे जुड़ी हुई है। तो मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे लोगों का प्रेम होने के बावजूद हमें कोई टीम का वो देखे कि इस टीम में होंगे, इस टीम में होंगे, तब जाके लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई लड़ाई लड़ने जब निकले थे घर से तो कोई टीम की सोच के नहीं निकले कि इस टीम में शामिल हो जाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो लड़ेंगे नहीं। लड़ने के लिए मैंने कहा ना, मन की जरूरत है और मनोज मीणा का मन बहुत बड़ा है। पूरे प्रदेश के युवाओं की आवाज हम लगातार उठा रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता की आवाज हम लगातार उठा रहे हैं और मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे थाने जाने पड़े, चाहे फांसी लग जाए, लेकिन पीछे थोड़ी हट रहे हैं, लड़ रहे हैं। हर पार की लड़ाई हमारी। मनोज मीणा चाहता है कि सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है वो सही रूप से लागू हो, हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले और जो व्यवस्था सड़ चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, वो व्यवस्था बदले। और उसके लिए सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई मनोज मीणा पिछले लंबे समय से लड़ रहे हैं और आने वाले समय में ये लड़ाई आपको बड़े लेवल पे दिखेगी। और इन लड़ाइयों को लड़ते लड़ते अगर हम कुर्बान भी हो गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें लगेगा कि हम कुछ प्रदेश के युवाओं के लिए, जनता के लिए, आम जन भाइयों के लिए कुछ करके गए, तो उसी में हम खुश हैं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना संघर्ष है। तो ये थी आज मनोज जी मीणा के साथ मेरी बात। धन्यवाद। अपना राजस्थान से।